जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में। जैसे कि आप इस मैप देख सकते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। अब इनके इतने बड़े साम्राज्य की जो राजधानी थी वो बेसिकली मानेखेट थी। अब हम देखेंगे इनके परिचय के बारे में कि किस तरह से इनके हाथों में ये सत्ता पहुंची। एक टाइम था जब इस पूरे साम्राज्य के ऊपर चालुक्य वंश, यानी जिन्हें वातापी और बादामी के नाम से ही बुलाया जाता था, इनका शासन था। जब इनकी सत्ता समाप्त हुई उसके बाद फिर ये सत्ता राष्ट्रकूट वंश के हाथों में चली गई और इन्होंने इस साम्राज्य को लगभग 200 सालों तक चलाया। अब हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ था, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बारे में बहुत सारे हिस्टोरियन हैं और हर हिस्टोरियन का अपना अपना ओपिनियन है। और उन ओपिनियन में जो मोस्ट कॉमन ओपिनियन है वो बेसिकली दो है। पहला तो ये जो राष्ट्रकूट शब्द है वो बेसिकली एक पोस्ट हुआ करता था और ये लोग बेसिकली कन्नड़ के थे। दूसरा जो ओपिनियन है वो है ये बेसिकली रड़ीकों के वंशज थे और बेसिकली कहीं और से आकर के कर्नाटक में बस गए थे। ठीक है। और इनके प्रारंभिक शासकों के बारे में हिस्टोरियन और अभिलेखों से ये पता चलता है इनके प्रारंभिक शासकों का नाम दंतिवर्मन, इंद्र प्रथम, गोविंद प्रथम, कर्क प्रथम और इंद्र द्वितीय था। इनके बारे में ज़्यादा रिसोर्सेज यानी कि नॉलेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और ना ही रिसोर्सेज की जो सामग्री होती है वो अवेलेबल है, जिसके वजह से इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि बरार क्षेत्र के शासक युधासुर का इनके साथ कुछ संबंध था और वो बेसिकली वो भी वहाँ से हट करके कर्नाटक आकर के बस गए थे। ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं इस वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग के बारे में बात करते हैं। इनका जो शासन काल था वो बेसिकली 735 ईस्वी से लेकर के 758 ईस्वी के बीच का था। बेसिकली स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत के ऊपर कभी चालुक्य वंश की सत्ता हुआ करती थी। ये बेसिकली उन्हीं के अंतर्गत सामंत थे। अगर हम बात करें सामंत की तो सामंत उन्हें कहा जाता है जो बेसिकली अपनी सर्विस दिया करते हैं। इनके पास आर्मी होती थी और ये राजाओं को आर्मी देते थे और इसके बदले में उनसे ये ज़मीन पाते थे और इसी ज़मीन के द्वारा जो रेवेन्यू अर्जित होती थी उसी से ये अपनी आर्मी का भरण पोषण और मैनेजमेंट करते थे। ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में चालुक्यों के सामंत थे। उसके बाद फिर इन्हें ही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इन्हें बेसिकली दंतिवर्मन भी कहा जाता है। ठीक है। ये बेसिकली ब्राह्मण थे और उज्जैन में इन्होंने एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को पराजय की थी, जिसके वजह से इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने एक गांव भी दान किया था। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो भी बात करने वाले हैं दंतिदुर्ग के बारे में, ये जो भी रिसोर्सेज हैं वो दो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम सारी बातें करेंगे। पहला समंदक प्लेट और दूसरा एलोरा का दशावतार गुफा के अभिलेख। ये दो रिसोर्सेज हैं। 738 ईस्वी में अरब अभियान में जब ये चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य के साथ जब पहुंचे, उस अभियान में दंतिदुर्ग भी साथ गए थे। विक्रमादित्य द्वितीय के साथ ये भी गए थे और इसके बाद इन्होंने अरब अभियान में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से विक्रमादित्य ने खुश होकर के इसे खदगावलोक और पृथ्वी वल्लभ नामक उपाधि धारण की थी। 741 ईस्वी में वहाँ से उन्होंने अरब अभियान के बाद उन्होंने पल्लवों के खिलाफ एक युद्ध किया। इसमें भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसके वजह से इन दो अभियान के अकॉर्डिंग इन्हें बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत प्राप्त हो चुका था। जैसे ही 747 ईस्वी में विक्रमादित्य जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, इनकी मृत्यु 747 ईस्वी में हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और ये अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखते थे कि ये जहाँ भी आक्रमण करेंगे इनका रीज़न विक्रम यानी चालुक्य वंश से ज़्यादा टकराना नहीं था। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ पहला कदम जो किया वो नंदीपुर के गुर्जर राजा को सबसे पहले उन्होंने हराया। उसके बाद फिर गुजरात के ऊपर इन्होंने रुख किया। गुजरात पहुंचने के बाद इन्होंने गुजरात के बेसिकली पश्चिम भाग यानी वेस्टर्न पार्ट को जीत करके अपने भाई गोविंद को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। तुम इस
जगह का शासन संभालो। 750 ईस्वी तक गुजरात और मालवा तक का अधिकार इनके अंतर्गत हो चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चालुक्य वंश के शासकों से भिड़ना नहीं चाहते थे। उसके बावजूद 753 ईस्वी में कीर्तिवर्मन, जो कि विक्रमादित्य के बाद सत्ता में बैठे थे, उनके साथ इनकी भिड़ंत हुई और इसी में उन्होंने क्या किया, कीर्तिवर्मन को हरा करके महाराष्ट्र उनसे छीन लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं दंतीदुर्ग के बारे में। बाद उनके उनके चाचा कृष्ण प्रथम ने गद्दी संभाली। अब कृष्ण प्रथम के बारे में हम आगे बात करेंगे। कृष्ण प्रथम की जो शासनकाल की जो अवधि है वो बेसिकली 758 से लेकर के 773 के बीच की है। इन्हें बहुत ही महान शासक कहा जाता है और इनके टाइम की एलोरा कैलाश मंदिर बहुत ही आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर जो इन्होंने बनाया था ये बेसिकली पहाड़ों को काट करके ये गुफा बनाए गए थे, जो कि ये इंडिया को आर्किटेक्चर लेवल पे बहुत आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने चालुक्य वंश का अंत, जैसे कि मैंने आपको बताया कीर्तिवर्मन को हार मिली थी दंतीदुर्ग से, तो इनके जो चाचा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने क्या किया, चालुक्य वंश को यहाँ पर ख़त्म ही कर दिया कीर्तिवर्मन को हराने के बाद। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गंगवाड़ी, जो कि बेसिकली मैसूर का इलाका हुआ करता था, वहाँ के शासकों को हराया और इस प्रकार से गंगवाड़ी उनके साम्राज्य के अंतर्गत आ गई। उसके बाद उन्होंने पूर्वी चालुक्य, हमने जो बात की थी वो वातापी और बादामी थे, और इनके शासन के जस्ट पूर्व साइड में पूर्वी चालुक्य थे, उनके ऊपर गोविंद यानी कृष्ण प्रथम के बेटे गोविंद द्वितीय ने के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण में उन्हें सफलता मिली थी। ठीक है। और इस सफलता के बावजूद पूर्वी चालुक्य, जिन्हें बेसिकली वेंगी के शासक भी कहा जाता है, उस टाइम में जो शासक थे उसका नाम था विष्णुवर्धन धर्म। जब इन्हें गोविंद के हाथों पराजय मिली तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कृष्ण प्रथम से दोस्ती कर ली। उसके बाद फिर हिस्टोरियन ऐसा बताते हैं कि कृष्ण प्रथम ने एक बहुत ही महान शासक को हराने के बाद राजाधिराज और परमेश्वर जैसे उपाधियां धारण की थी, और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि उस राजा का नाम राहब था। अब हिस्टोरियन ऐसा बताते हैं कि ये ज़रूर ही कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक होंगे जिसके वजह से इन्होंने राजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। इनके अलावा इन्हें शुभ तुंग और अकाल वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद, इतने सारे अचीवमेंट्स पाने के बाद इनकी मृत्यु 773 ईस्वी में हो गई। अब हम इसके आगे देखते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। जैसे कि हमने देखा कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद तृतीय ने सत्ता संभाली, जो कि उनके बेटे थे। इनका शासनकाल 773 से 780 था। ये बेसिकली इन्होंने दोबारा क्या किया, चालुक्य राजा को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके शासनकाल में ही इनके नेतृत्व में विष्णुवर्धन, जो कि वेंगी के शासक थे, उसके ऊपर आक्रमण किया गया था और इसमें उन्हें सफलता मिली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके जस्ट बाद ही पारिजात नामक एक जाति थी जिन्होंने बेसिकली रिवॉल्ट कर दिया था इनके खिलाफ, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए गोविंद तृतीय गए थे और इन्होंने इस चीज़ में इन्हें सफलता मिली। यही दो चीज़ें हैं जिनके वजह से इनके बारे में बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत मिली, और इसके बाद के इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में कोई भी रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट के पास। उसके बाद ऐसा ही स्टूडेंट बताते हैं कि इन दो अचीवमेंट्स के बाद वो बेसिकली लग्जूरियस लाइफ जीने लगे थे, और जब से इन्हें सत्ता मिल गई थी उसके बाद से ये बेसिकली लग्जूरियस लाइफ में इतने ज़्यादा खो गए थे और ये बेसिकली कंफर्ट जोन में चले गए थे। इसी कायरता को देखते हुए उनके भाई ध्रुव ने इन्हें हटा करके सत्ता अपने हाथों में कर ली। ठीक है। तो ध्रुव 780 ईस्वी से लेकर के 93 के बीच तक ये शासन करते रहे। अब हम देखेंगे इनके बारे में। इन्होंने दो विजय किए। सबसे पहले दक्षिण भारत, जैसे कि मैंने आपको बताया, गंगवाड़ी, जिसे बेसिकली मैसूर के नाम से जाना जाता है, उनके राजा मुत्तरस को उन्होंने हराया और उसके बदले में क्या किया, उनके बेटे जो कि उनकी गद्दी पर बैठते इसके बाद, शिवमार, उसे बंदी बना लिया गया और उसे अपने कब्जे में रख लिया गया। उसके बाद जैसे ही शिवमार को कैदी बनाया गया, उसके जो भाई थे विक्रमादित्य, उसने क्या किया, उसने इसके खिलाफ युद्ध किया और इसमें युद्ध करने के बावजूद इसे सफलता नहीं मिली और वो बेसिकली
ध्रुव के हाथों हार गया। उसके बाद गंगवाड़ी को ध्रुव ने अपने राज्य में मिला लिया और स्तंभ जो कि उसका बड़ा भाई था उसे इन सारे साम्राज्य का यानी गंगवाड़ी साम्राज्य का पूरा कार्यभार स्तंभ को दे दिया। ठीक है। उसके बाद पल्लव राजा को जो कि दंतीवर्मन थे उनको हरा दिया और उसके बदले में उन्हें बहुत सारे हाथी प्राप्त हुए। ठीक है। दंतीवर्मन जो कि बेसिकली पल्लव राजा थे उनको हराने के बाद इन्हें बहुत सारे हाथी प्राप्त हुए। अब इनका मन दक्षिण भारत के विजय पे मन नहीं भरा। उसके बाद ये चाहते थे कि उत्तर भारत के ऊपर भी इनका कब्जा हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत की तरफ रुख किया और अवंतीय गुर्जर राजा वत्सराज को हरा दिया। इसमें बेसिकली गोविंद का सहयोग प्राप्त था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पाल वंश के धर्मपाल को हरा दिया। अब जाहिर सी बात है इन दो गुर्जर राजा और पाल के राजा दोनों को हराने के बाद जाहिर सी बात थी कि अब इनके उत्तर भारत में इनसे लड़ने के लिए और भी कोई शासक बचा नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंद्रायुध जो कि आयुध वंश के शासक थे और ये बेसिकली कन्नौज के ऊपर शासन कर रहे थे, इंद्रायुध को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार से कन्नौज के ऊपर भी इसका अधिकार हो गया। इनडायरेक्टली रूप से कन्नौज के ऊपर भी इसका अधिकार हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कन्नौज को जितने सारे क्षेत्र इन्होंने जीते थे उन सब के ऊपर इन्होंने अपने राज्य का चिन्ह जोड़ दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, सब्सक्राइब बटन दबा दो। वही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है। ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है। पढ़ाई करो, चिल मारो, ज़िंदगी सही संवारो यार, और क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।